नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रैक्टिस सेट जीके जीएस जो कंटिन्यू चलता रहता है, आज फिर से आपके साथ जीके जीएस का 50 क्वेश्चन फिर से आपके साथ शुरू होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग जल्द से जल्द क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और सभी लोग आ जाएंगे। जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाए। और क्या करना है, सब पहले क्या करना है, जितने भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, रुके हुए हैं अभी हम सब लोग। क्या करना है, पहले दोस्तों को शेयर कर देना है, अपने ग्रुपों में शेयर कर देना है। जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है या फिर जो भी ग्रुप है आपका, उसमें शेयर करेंगे। फेसबुक ग्रुप में, ठीक है, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप है। और सभी लोग जितने भी लाइव आ चुके हैं सभी लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों को बुला लेंगे और क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे जितने भी लोग नए होंगे ना, उन सभी लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन वाले बेल को बजा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? जन्म दर क्या है, बिल्कुल कम है। तो कौन सा राज्य है जहाँ पे जन्म दर बिल्कुल न्यूनतम है? तो यहाँ पे केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल में से केरल का जन्म दर क्या है, न्यूनतम है। केरल का जन्म दर यहाँ पे न्यूनतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग को गुड इवनिंग। क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी लोग नए होंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन, काठमांडू, हेग या फिर नई दिल्ली? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन, हेग, नई दिल्ली या काठमांडू? सार्क के क्वेश्चन आप लोगों ने काफी 3-4 वीडियो में आप लोगों ने देख चुके हैं। सार्क क्वेश्चन लगातार आ रहा है हर प्रैक्टिस सेट में, तो सार्क आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। और सार्क का हमने कुछ बता भी रखा था। सार्क में क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना किसने किया था? तो बांग्लादेश में हुआ था सार्क की स्थापना। ठीक है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, 1985 में ढाका में, ठीक है, 1985 ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपका काठमांडू में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो काली है, शिवालिक है, देहरादून है या फिर कुमाऊं है। ठीक है, तो सभी लोग देखेंगे आपकी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है। हाँ, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। सबसे वायु श्रेणी भी है और इसके साथ क्या देखेंगे, ये सबसे नवीनतम भाग भी है। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग भी है। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? आपका शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, और ये सबसे बाह्यतम भाग भी है हिमालय का। आगे देखेंगे, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले या फिर MG रानडे? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो बात किया जाए, हमारे भारत में अंधविश्वासों का दौर चल रहा था। उस अंधविश्वासों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने काफी प्रयास किए अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, सती प्रथा को दूर करने के लिए, ठीक है, बाल विवाह के लिए, मतलब बहुत से सामाजिक कार्य किए। जिसलिए सामाजिक कार्य की वजह से इन्हें राजा राम मोहन राय को क्या बनाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी को। आगे बढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? बात किया जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, जिसकी लंबाई करीब करीब 1465 किलोमीटर है? कितना है? 1465 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, जिसकी लंबाई करीब करीब 1465 किलोमीटर है। ये दिखेगा, हाँ, गोदावरी। इसे दक्षिण का गंगा भी बोलते हैं या फिर वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी को देखिए क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गोदावरी के बारे में 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, दक्षिण का गंगा किसे बोलते हैं? दक्षिण का गंगा। ठीक है, दक्षिण का गंगा आपको गोदावरी को बोला जाता है। वृद्ध गंगा, ठीक है, दे देगा ऑप्शन में आपको वृद्ध गंगा, तो ये भी किसे बोलाता है? इससे बोला था गोदावरी नदी को। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, 1465 किलोमीटर। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन। गोदावरी की लंबाई 1465, दक्षिण गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो लिंग अनुपात का अर्थ क्या होगा? 1000 स्त्रियों पर पुरुष संख्या, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, 1000 स्त्रियों के तदर्थ में महिलाओं की संख्या। तो सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन क्या है आपका? लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात निकालने के लिए हम लोग चेक करते हैं 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या पता करके हम क्या करेंगे, लिंगानुपात पता करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 90 स्त्रियां हैं
और क्या है 100 पुरुष हैं। तो आपका पता चलता है यहाँ पे लिंग अनुपात 90:100, 90 फीमेल है और आपकी 100 क्या है मेल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? 12, 15, 20 या फिर 24? कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? 12, 15, 20 या फिर 24? तो देखा जाए हमारे भारतीय संविधान में ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन सभी 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इन सभी 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ साथ राजस्थानी भाषा, ठीक है, इसके साथ साथ राजस्थानी भाषा और एक इंग्लिश भाषा को, ठीक है, इसके साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी को भी जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाता है पूरा +2 24। ठीक है, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 22 तो आपके संविधान में ही उल्लिखित है और 2 आपका अलग से राजस्थानी और इंग्लिश की बात की जाती है। ठीक है, राजस्थानी इंग्लिश 2 अलग से आपका 2 भाषाएं हैं जिसमें आपका यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा। हाँ, 1 सेकंड, सभी लोग लगे रहेंगे, बस हो चुका है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 18? ठीक है, जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव आ चुके हैं ना, सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, हाँ सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? आर्टिकल 19, 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 18? ठीक है, इसमें देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन। हाँ देखिए, निजता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 की बात करें, देखिए निजता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 21 मतलब आर्टिकल 21 जो है आपका निजता का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 18 की बात करें उपाधिकांत है। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 जो है आपका बोलने की आज़ादी मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 18 उपाधिकांत है। आर्टिकल 21 आपका निजता का अधिकार प्रारंभिक है। आर्टिकल 21A क्या है आपका? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 1986 संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, सॉरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या फिर मनुची? यह शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो यहाँ पे बताएंगे, हाँ सही आंसर है डी। ज्यादातर लोग आंसर डी कर रहे हैं, मनुची। शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ये कहाँ से आया था? तो ये आया था इटली से। कहाँ से आया था? इटली से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के मात्र 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? मात्र 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के मात्र 2 उपग्रह हैं। एक है फोबोस, ठीक है, और एक क्या है? डीमोस। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं किसके? आपके मंगल उपग्रह के। ठीक है, फोबोस और डीमोस आपके 2 उपग्रह हैं किसके? मंगल उपग्रह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोबोस और डीमोस। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 35, 37, 40 या 42? आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में भी कई कितने भी प्रैक्टिस सेटों में करा चुके हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 में ही से ऐड किया गया था। ठीक है, 1976 42वें संविधान संशोधन, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तेल छितराव, अम्ल वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट? बात की जाए चेरनोबिल एक यूक्रेन का एक शहर है। चेरनोबिल कहाँ का है? चेरनोबिल यूक्रेन का एक शहर है जहाँ पे रेडियोधर्मी अपशिष्ट की वजह से एक महाविपदा आई थी। ठीक है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट की वजह से चेरनोबिल महाविपदा आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, सहकारी खेती, समावेशी विकास या फिर ग्रामीण क्षेत्र का विकास? ठीक है, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? कि सभी लोगों तक अच्छे से भोजन की प्राप्ति हो सके, सभी लोग अच्छे से भोजन प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपके हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। तो यह कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है आपका समावेशी विकास, मतलब सभी लोगों का समावेशी विकास हो सके, कृषि से कमाई भी हो सके, कृषि से पैदावार ज्यादा हो, जिससे हर एक लोगों को अच्छे से भोजन उपलब्ध हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती अवदाव या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर निवर्तनी मानसून? इसका भी आंसर आप लोग करेंगे क्योंकि ये काफी बार आ चुका है। 2-4 प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
हाँ, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? भूमंडलीय सागर से, हाँ, भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाओं का एक क्या होता है, कहा जाता है? भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाएं, देखेंगे भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाओं को, भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाओं को क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में, शरद ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दिल्ली में शीत ऋतु में बारिश क्यों होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, ठीक है। और ये कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से आती है। आगे बढ़ेंगे। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकार्क, या फिर फ्रांसीसी कैरन, या फिर फ्रांसीसी मार्टिन, ठीक है, फ्रांसीसी मार्टिन। यहाँ पे आंसर करेंगे सब लोग, कौन से पुर्तगाली नेता ने, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन से फ्रांसीसी नेता ने शुरू की थी? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 15 का ए हो जाएगा, ठीक है, 15 का ए। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। ऐसा क्यों किया था? कि हिंद महासागर में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, नियंत्रित करना चाहते थे हिंद महासागर को, इसलिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? अल्पकालीन, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही होगा जो अल्पकालीन होगा, ठीक है। जो अल्पकालीन मतलब छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो आता है संकट, बर्फ का तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, या बिजली की चमक। इसमें से अल्पकालीन तूफान कौन सा है? सिंपल सा आंसर लीजिए, बिजली का तूफान जो है अल्पकालीन, बिजली की चमक जो है वो अल्पकालीन आपका प्राकृतिक संकट है, वो जल्दी से आता है निकल जाता है, लेकिन ये सब क्या होता है? थोड़ी देर समय के लिए होता है, ठीक है आपका। लेकिन अब बिजली की चमक जो है अल्पकालीन प्राकृतिक संकट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राज था? ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश था? संगम राजवंश, आपका अनिरुद्ध राजवंश, या फिर तुलु राजवंश, या फिर सलूबा राजवंश। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। हाँ, देखेंगे 1505 से 1565 के बीच आपका तुलु राजवंश का शासन था, तुलु राजवंश का शासन था, जो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य से कौन सा राजवंश था? तो तुलु राजवंश था, ठीक है, कौन सा? तुलु राजवंश। तालीकोटा के युद्ध समय तुलु राजवंश था, जो 1505 से 1565 के बीच में था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी तल के नीचे पत्थर को क्या कहा जाता है जो पिघला होता है? बेसाल्ट, लावा, लैकोस्थित, या फिर मैग्मा, ठीक है, पृथ्वी तल के नीचे, ठीक है। तो इसको क्या बोला था? मैग्मा। बोलो, सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दिए होंगे। दिया क्या? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? परहरित अणु, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम। दिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपका किसका संगठन धातु है? तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल का, या फिर परहरित अणु का। मैग्नीशियम जो है परहरित अणु या फिर क्लोरोफिल का संगठक है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? पेड़ों में पाने वाला एक आपका लवक होता है, जिसकी वजह से पत्ते जो होते हैं हरे रंग के दिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र, या ट्रांजिस्टर। यह आपका कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तब 4 ऑप्शन, ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र, या फिर ट्रांजिस्टर। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है प्रवर्धन साधक के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ेंगे। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए? पाथ, एसएलए, बांड, या प्रोटोकॉल, ठीक है। संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण क्या होता है? एक आपका ये जान लीजिए कि आपका एजुकेशन का वर्ड है। संप्रेषण जो होता है दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन को संप्रेषण बोलते हैं, ठीक है। जो दो लोग आपस में बात करते हैं उसी को संप्रेषण बुलाता है। तो संप्रेषण, प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है। प्रोटोकॉल जो होता है दो पक्षों के बीच ऐसे संप्रेषण करने का ऐसा समझौता है जो है बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होती है? मतलब ओजोन की जो परत है उसमें छेद क्यों हो जाता है, ठीक है। उसमें छेद क्यों होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, या फिर मीथेन की वजह से, ठीक है। अब देखेंगे इसमें सही आंसर क्या होगा? 22 का सी, बिल्कुल सही। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन की परत में क्या होता है? छेद बन जाती है या फिर रिक्तीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। स्किन कैंसर होने की वजह से ज़्यादा चांस रहता है जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे तक पहुँचती हैं, ठीक है।
स्किन कैंसर। हाँ, तो हमारे छेद क्यों हो रहा है ओजोन परत में, रिक्तीकरण क्यों हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो देखेंगे सरिस्का और रणथंभौर पहले बात कहाँ का है, तो सरिस्का और रणथंभौर जो आपका है वो दोनों आपका राजस्थान का है। कहाँ का, राजस्थान है। सरिस्का और रणथंभौर जो है आपका राजस्थान का वन अभ्यारण्य है, राजस्थान का। पूछा है इसमें कि किसका सुरक्षित स्थान है, तो बाघ का सुरक्षित स्थान है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य दोनों बाघ को सुरक्षित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक केंद्र, युवा और खेलकूद विभाग, नेहरू स्मारक संग्रहालय या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे 24 का। हाँ, 24 का आंसर करेंगे सब लोग, क्या है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। ठीक है, हाँ ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 1950 से शुरू किया गया था। ये कब से शुरू किया था, 1950 से। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो आपका 1950 से शुरू किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय जो है ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 25 की तरफ। ये तो बहुत क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आ रहा है, तो इसका सीधा आंसर करेंगे। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जो है किसके से संबंधित है, जैन से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है आपका माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये भी शायद 1-2 बार आ चुका है आपका, तो सही बताएंगे सब लोग। आंसर क्या है, महादेवी देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। और ज्यादातर लोग आंसर डी कर रहे हैं, बिल्कुल सही भी है, क्योंकि डी ही इसका सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है काफी प्रैक्टिस सेट में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। 84 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और 87वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 27 का। 27 में क्या पूछ रखा है आपका, जो संविधान संशोधन है आपका, तो प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से कौन सा संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है आपका 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है आपका, वो आपका प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार संबंधित है। इसमें 21(a) के अंतर्गत, अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात किसमें की गई है, आपका अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, 1 सेकंड सब लोग लगे रहेंगे, तो बस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या फिर मेडागास्कर। 28 देखेंगे आपका विश्व का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसी और देखेंगे, ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक स्थिति से अमेरिका का हिस्सा है और फिर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, ग्रीनलैंड को। आगे बढ़ेंगे, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, बांसुरी, वायलिन, सितार या फिर संतूर। ठीक है, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो पन्नालाल घोष जो है ना बांसुरी से संबंधित थे। किससे, बांसुरी से। 29 का ये पन्नालाल घोष को बांसुरी से संबंधित थे, पन्नालाल घोष। यार रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है, जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन रिक्तीकरण, आर्द्रभूमि। तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, जो 1992 में आयोजित किया गया था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ये आपका रियो जो है ना, रियो ब्राजील का एक शहर है। रियो एक ब्राजील का शहर है। ठीक है, कहाँ का, ब्राजील का। यहाँ पे पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है आपका 92 में। ठीक है, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है आपका, और इसी को ये संबंधित किससे होता है, जैव विविधता पर सम्मेलन से। जैव विविधता पर सम्मेलन से। आप सभी लोग कमेंट करेंगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जैव विविधता दिवस। ठीक है, और देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो आपका मनाया जाता है, पहली बार पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आपका 1992 में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, आप लोग जैव विविधता दिवस का आंसर करेंगे कमेंट में। ठीक है, जैव विविधता दिवस बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है, क्रोमेटिड की संख्या में, जीन की संरचना में, क्रोमोसोम की संख्या में, क्रोमोसोम की संरचना में।
पूछा है आपका पॉलीप्लाइड या प्लाइप्लाइडी या फिर बहुगुणिता का संबंध किससे है, किसमें परिवर्तन होने से होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने से आपका क्या होता है, बहुगुणिता हो जाता है। क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने से बहुगुणिता हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 32। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1919 में, 1921 में, 1929 में, 1916 में। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, आप सभी लोग आंसर करेंगे। आपका रॉलेट एक्ट 18 मार्च को पारित हुआ था। ठीक है, आधा क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन और बताएंगे। 18 मार्च 1919 बिल्कुल सही है। 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित हुआ था। ठीक है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ट्यूमर दिवस 5 जून, 8 जून और 12 जून या फिर 21 जून। ठीक है, हाँ 5 जून, 8 जून, 12 जून या फिर 21 जून। ठीक है, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे 21 जून को क्या मनाया जाता है, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र इस चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना बड़ा कर दिया। पूछा है कि जो भारतीय नागरिक का उम्र क्या होना चाहिए वोट देने के लिए, मतलब वोट का अधिकार कितने उम्र तक बच्चों को होना चाहिए, तो 18 वर्ष से बच्चों को वोट देने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा आंसर था ऑप्शन ए, 18 वर्ष के बच्चों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। इंग्लिश अगस्त, अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, सीरियस मैन या ए फाइन बैलेंस। ठीक है, ए फाइन बैलेंस, सीरियस मैन, अवर मून हैज या फिर इंग्लिश अगस्त। दिया है कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए फाइन बैलेंस। 35 का सही आंसर क्या होगा, ए फाइन बैलेंस, डी। ये आपातकाल के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। इसकी जो विषय है ए फाइन बैलेंस, ये आपातकाल से संबंधित पुस्तक है। इसे आपातकाल के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, आपातकाल के ऊपर। और जो रोहिंटन मिस्त्री है ना, ये रोहिंटन मिस्त्री ये कनाडाई मूल के भारतीय कथाकार हैं। कनाडाई मूल के क्या हैं, भारतीय कथाकार। जैसे अक्षय कुमार क्या हैं, कनाडाई मूल के भारतीय कलाकार हैं, उसी प्रकार से रोहिंटन मिस्त्री जो हैं कनाडाई मूल के भारतीय कथाकार हैं, जिन्होंने लिखा है ए फाइन बैलेंस, जो आपातकाल के बारे में बताती है हमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा कौन सी लिखी गई है। एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। ठीक है, आपको 36 के सभी लोग आंसर करेंगे। दिया कल्पना चावला की जीवनी कौन सी है इसमें, जिसे पियर हैरिसन ने लिखा है। ठीक है, पियर हैरिसन ने लिखा है। तो देखेंगे एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम जो है आपका, एज ऑफ टाइम आपकी कल्पना चावला की जीवनी है। ठीक है, कल्पना चावला की डेथ कैसी हुई थी, कोलंबिया में हुआ था ना। आपकी कल्पना चावला का डेथ हुआ था अंतरिक्ष शटल में, कोलंबिया के अंतरिक्ष शटल में दुर्घटना के कारण हो गया था। आगे बढ़ेंगे। 37 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते, ठीक है, शाहजहां के पोते मतलब डॉट 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 दिया है उसमें, किसने हराया था। यहाँ पे दिया है कि शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को, ठीक है, कौन से शाहजहां के कौन से पोते ने हराया था। मुराद बख्श, सुलेमान सिको, आलम शाह, बहादुर शाह। ठीक है, तो शाहजहां के कितने लड़के थे, शाहजहां के 4 बच्चे थे। शाहजहां के, ठीक है, कितने बच्चे थे, शाहजहां के 4 बच्चे थे। शाह शुजा हो गया, दारा सिको हो गया आपका, हाँ शाह शुजा, दारा सिको हो गया आपका, औरंगजेब हो गया और मुराद हो गया। ठीक है, देखो दिया इसमें मुराद, शाह शुजा, औरंगजेब और दारा सिको, ये 4 लड़के थे उनके शाहजहां के। लेकिन पूछा कि बहादुरपुर के युद्ध में 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को किसने हराया था, तो सुलेमान सिको ने हरा दिया था। ठीक है, शाहजहां का जो पोता था, ठीक है, सुलेमान सिको ने शाहजहां का जो पोता था उसने हरा दिया था शाहजहां के बेटे शाह शुजा को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन 200 वर्षों से अधिक से किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर बरेली। कौन सा कथक घराना, ठीक है, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। हाँ, ज्यादा लोग आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। लखनऊ जो है, लखनऊ कथक घराना जो है, कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। आगे बढ़ते हैं।
40 हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डॉट 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 किसकी राजधानी थी। ठीक है, बात यहाँ पे हो रहा है अयोध्या, अयोध्या की। अयोध्या तो ठीक है, अयोध्या का समय बीता, कुछ समय के बाद ये आया, कुछ नए डिस्ट्रिक्ट आए, हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग और कौशल। इनमें से किसकी राजधानी थी अयोध्या। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करेंगे एक सेकंड में। डी बिल्कुल सही है, कौशल। कौशल की राजधानी कौन सी थी आपकी, अयोध्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 41 किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या हरगोविंद खुराना। तो बिल्कुल सब लोग आंसर करेंगे इसे। हाँ, दिया है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो एक ही भारतीय थे जिन्हें नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, हाँ, अमर्त्य सेन को क्या मिला है, इसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी 1998 में। कब मिला था, 1998 में। और इनको 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न इन्हें 1999 में दिया जाता है। ठीक है, 1998 में नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, 1999 में ये भारत रत्न भी जीतते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे इनका कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो MC मैरी कॉम के बाद ये कहाँ की थी, MC मैरी कॉम मणिपुर की हैं। ये 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी रह चुकी हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी रह चुकी हैं 8 बार। और इनकी आत्मकथा कौन सी है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा है, किसकी, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम की। और एक चीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। MC मैरी कॉम की आत्मकथा क्या है, आपका अनब्रेकेबल। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय। तो चित्रकूट जलप्रपात, इससे आगे बढ़ते हैं कस करके, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो का है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, 44 की तरफ। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, निकोसिया, क्विटो, काराकस या फिर सान साल्वाडोर। ठीक है, इसमें आंसर करेंगे वेनेजुएला की राजधानी। वेनेजुएला क्या है आपका, तेल निर्यातक देशों में से एक है। ठीक है, वेनेजुएला जो है एक तेल निर्यातक देशों में से है, खनिज तेल निर्यातक देशों में से एक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, काराकस। क्या हो जाएगा आंसर, वेनेजुएला की राजधानी का क्या है, काराकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ठीक है, तो आंसर करेंगे सब लोग। हाँ, इसका क्या, धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। अभी दो तीन प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, हमने कराया इसको। तो थोरियम का भंडार भारत में सबसे ज्यादा है। विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो भारत में मौजूद है वो कौन सा है, थोरियम धातु। थोरियम धातु जो है विश्व में सबसे ज्यादा भारत में ही पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कैप्री, इबिजा, टैजमेनिया या फिर रोइस। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। ठीक है, द्वीपीय राज्य कौन सा है, यह है तस्मानिया बोलते हैं उसे। टैजमानिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तस्मानिया से आप लोग ध्यान होगा, अगर तस्मानिया ऑप्शन देता आप लोग कर भी लेते। ठीक है, तस्मानिया या फिर टैजमानिया बोलिए या फिर तस्मानिया बोलिए। ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है, तो तस्मानिया या फिर टैजमानिया है। आगे बढ़ेंगे 47 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, यह है कि कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। मतलब कौन सा शहर, इसमें तीन शहर क्या होंगे, गोदावरी नदी के शहर में किनारे स्थित होंगे, और एक शहर जो होगा आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं होगा। नासिक, नौसारी, नांदेड़ या फिर निजामाबाद। नासिक, नौसारी, नांदेड़ या निजामाबाद। देखेंगे नौसारी जो है आपका, नौसारी सूरत से सटा हुआ एक शहर है। सूरत से सटा हुआ एक शहर है जो बिल्कुल सूरत की तरह ही लगता है, इसलिए नौसारी आपका गुजरात के पास स्थित है। वहाँ पे ये नासिक, नांदेड़ और फिर निजामाबाद जो है ये गोदावरी नदी किनारे स्थित है, लेकिन नौसारी जो है आपका गोदावरी नदी किनारे स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, नौसारी। आगे बढ़ेंगे। हाँ, बस एक सेकंड, अभी प्रेजेंट टाइम में जितने लोग लाइव आ चुके हैं ना, एक बार फिर से क्या करेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, जो लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक। और जितने लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 48। हाँ, सभी लोग आंसर करते रहे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या फिर वसुदेव। ठीक है,
हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या वसुदेव। किसका नाम पूछा है? तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम पूछा है। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम, जो 272 ईस्वी में शासन किए और संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। तो वो कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी। बिंदुसार को कई नाम थे, अजात शत्रु नाम था, अजात शत्रु नाम से बोला था, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी बोला था इनको। ठीक है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी इन्हें बोलाता है। अजात शत्रु को इन्हें भी कहता है आपका अमित्र घात भी बोलाता है इन्हें। देखेंगे, लिख देते हैं, बिंदुसार को अमित्र घात, अमित्र घात नाम से जाना जाता है, अजात शत्रु नाम से जाना जाता है, अजात, अजात शत्रु। ठीक है, और फिर पिता का पुत्र, पिता का पुत्र और फिर पुत्र का पिता भी जाना जाता है। अब इन दोनों का क्या लॉजिक है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता? तो देखेंगे, क्योंकि इनके पिता जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये भी क्या थे? महान राजा थे, और इनका जो पुत्र था वो भी एक महान राजा था। इनका पुत्र क्या था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भी एक महान राजा थे, और इनके पिताजी भी थे, वो भी एक महान राजा थे। तो मतलब इनके बाद और इनके पहले, ठीक है, सभी लोग महान होने की वजह से इन्हें बोला था पिता का पुत्र या फिर पुत्र का पिता। और इनके नाम क्या थे? अमित्रघात और अजातशत्रु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 49, मेखेला चादर यह डॉट 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 राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला चादर किस राज्य की महिला द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? ठीक है, तो मेखेला राज्य जो है आपका चादर असम राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला चादर क्या है? एक असम राज्य का पारंपरिक वस्त्र है जिसे महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने भारत का राष्ट्रगान तो लिखा ही, ठीक है, जनगण मन, उसके साथ साथ एक देश का और राष्ट्रगान लिखा, उसे हमें बताना है किस देश का राष्ट्रगान भारत के साथ साथ इन्होंने लिखा है। चीन, म्यांमार, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो आपका राष्ट्रगान है उसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिख रखा था। ठीक है, और इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें 1913 में मिला था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा सभी लोग एक बार बताएंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों। और जितने भी लोग क्वेश्चन में कंटिन्यू बने हैं उनके साथ बताते चलें कि 7 बजे आपका हिंदी क्लास, 8 बजे आपकी रीजनिंग क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। 5 बजे करंट की क्लासेस, 6 बजे जीके जीएस प्रैक्टिस, उसके बाद फिर 7 बजे आपका हिंदी क्लासेस, 8 बजे आपका रीजनिंग क्लासेस। ये क्लासेस कंटिन्यू है। इसके साथ साथ एक क्लास और ऐड हो चुका है आपका, उसका नाम है आपका करंट का